तो वीडियो के पार्ट 1 में मैंने वो 4 फैक्टर्स बताए थे जिन फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए आपने प्रोडक्ट रिसर्च को स्टार्ट करना है। अब इस वीडियो के अंदर मैं ये क्राइटेरिया जो आपके सामने मेंशन है और 10 से 12 और पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान। सबसे पहली चीज़ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने बजट को देखने के बाद ये सजेस्ट करना है कि कौन सी प्राइस आपके बजट को लेके सूटेबल रहेगी। क्या वो 6 से $10 वाली है? क्या वो 15 से $40 वाली है? दूसरे नंबर पे रिव्यूज एंड रेटिंग्स शुड बी 4.5 फॉर एट लीस्ट 70% ऑफ द सेलर्स ऑन द फर्स्ट पेज। पहले पेज के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी सेलर्स बैठे हैं, उनमें से 70% लोग इतने हों, ऐसे हों जिनकी रेटिंग्स 4.5 से अबव होनी चाहिए। चले आए इसको हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर रेटिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब ये टॉप 10 सेलर्स को देखें, 4.6, 4.7, 4.2, 3.7, 4.4, 4.4, 4.4, 4.6। तो यहाँ पर 70% सेलर्स की रेटिंग्स 4.5 से अबव होनी चाहिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे। अगर उनकी रेटिंग्स 4.5 से बिलो है, मतलब कस्टमर उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे और उस प्रोडक्ट के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, तो रिटर्न को हैंडल करने की जो कॉस्ट होती है, वो हमारे प्रॉफ़िट से भी ज़्यादा होती है। तरीके से हमारा प्रॉफ़िट हर्ट हो सकता है अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस 4.5 रेटिंग से बिलो को एक्सेप्ट कर। तीसरे नंबर पे ओनली 2 to 3 sellers in the top 16 slots have more than 1000 रिव्यूज। टोटल 10-15 सेलर्स जो टॉप स्लॉट पे बैठे होंगे, उनमें से सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे हों जिनके 1000 से ऊपर रिव्यूज होने चाहिए। जैसे मैं इस एग्जांपल में दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर रिव्यूज को देखते हैं तो टॉप 10 के अंदर ये देखें 95,000 रिव्यूज, 6000 रिव्यूज, 25,000 रिव्यूज, 17,000 रिव्यूज। ऐसे रिव्यूज हमें नहीं चाहिए। हमें 1000 से कम रिव्यूज चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर अभी रिसेंट हाइप में आ रही हो और वह प्रोडक्ट अच्छा मार्जिन क्रिएट कर रही हो, वो प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। ये जिन सेलर्स के ज़्यादा रिव्यूज होते हैं, उनको compete करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उनको compete करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे कंपेटिटर्स को हम सेलेक्ट नहीं करते, इसलिए जो भी प्रोडक्ट हम फाइनल करेंगे, उस प्रोडक्ट के अंदर टॉप 10 से 15 स्लॉट्स में सिर्फ 2 से 3 लोग होंगे जिनके 1000 से ऊपर रिव्यूज होंगे। बाकी तमाम लोगों के रिव्यूज 1000 से नीचे होंगे। चौथे नंबर पे मंथली सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी 300। अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी है तो वो कम से कम एक महीने में उसके 300 यूनिट्स बिक रहे हो, मतलब पर डे के 10 यूनिट्स बिकने चाहिए। और अगर प्रोडक्ट बल्की है, हैवी है, तो उस प्रोडक्ट के 250 यूनिट्स लाजमी बिकने चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की सेल्स कम है, सेल्स कम होने की वजह से आपका प्रोडक्ट एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेंसेस को भी मीट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, आप जब भी प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो उसके साथ आपको एक सर्च वॉल्यूम का ऑप्शन नज़र आता है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कम से कम टोटल कीवर्ड्स को मिलाने के बाद या 10 से 15 कीवर्ड्स को मिलाने के बाद 1 लाख या 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। और कम से कम मेन कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है या उसके क्लोजर जो कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम 25,000 होना चाहिए। अगर सर्च वॉल्यूम 25,000 से कम है तो मतलब प्रोडक्ट सर्च नहीं हो रही। अगर प्रोडक्ट सर्च नहीं हो रही तो प्रोडक्ट सर्च ना होने की वजह से उसके सेल्स के चांसेस भी बहुत कम है। अब हम मजीद बात कर लेते हैं उसके एवरेज रेवेन्यू के बारे में। कम से कम रेवेन्यू $7,000 का जनरेट हो रहा हो, जबकि यहाँ पर आपके सामने 15 लाख, देन 6 लाख, देन 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख और इस तरीके से अगर आप इनके बजट को देखते हैं, इनके रेवेन्यू को देखते हैं, तो इस तरीके से कम होता जा रहा है। तो अगर आप इस स्लॉट को देखते हैं
तो यहाँ पर हमें बजट 5000 के लगभग नज़र आ रहा है। तो हम जिन भी सेलर्स को फाइंड करें, उनके अंदर कम से कम आपने उन सेलर्स को चेक करना है जिन सेलर्स का जो रेवेन्यू है वो $7000 से बंद होता है। $7000 से कम होता है। ये $7000 से अगर रेवेन्यू कम है, तो $7000 से रेवेन्यू कम को आप अचीव नहीं कर सकते, तो आप $7000 से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स के अंदर काम करेंगे। $7000 से नीचे रेवेन्यू का मतलब है आप उस रेवेन्यू के अंदर इजीली प्रॉफिट अच्छा जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप $7000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप प्रोडक्ट से अच्छा मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोडक्ट मस्ट नॉट हैव मोर देन 4 वेरिएशन। प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज करें अगर आप किसी भी शॉप से शूज़ परचेज करते हैं, तो शूज़ के बहुत ज़्यादा साइजेस देखने में मिलते हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और इस तरीके से नंबर, कलर्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली आइटम्स के अंदर हम नहीं जाएँगे। और प्रोडक्ट अगर गेटेड कैटेगरीज़ में हैं, तो गेटेड कैटेगरीज में जैसा कि ड्रग्स हो गई, मेडिसिन्स हो गई, स्किन क्रीम्स हो गई, ये सारी की सारी आइटम्स गेटेड होती हैं और ख़ास तौर पे चिल्ड्रन के जो टॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा गेटेड होते हैं। अमेज़न हर सेलर को अलाउ नहीं करता कि वो इन गेटेड आइटम्स को सेल करे। और उसके बाद हम बात करेंगे सीज़नल प्रोडक्ट्स आर ओनली अलाउड इफ यू कैन do a good calculations and can bear the storage cost in the off season। अगर आप किसी सीजनल आइटम को बेचने जा रहे हैं, जैसे सपोज करें अगर आप यूएस के अंदर जैकेट्स को सेल करना चाहते हैं, तो जैकेट्स सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के अंदर सेल होती हैं, जबकि गर्मियों के लिए आपको उन जैकेट्स को सेल करना बंद करना होगा। तो अगर आप उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री 6 महीने स्टोरेज लेगी और सेल होने से पहले, तो अगर आप स्टोरेज कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं, तो आप इजीली उस प्रोडक्ट को अगर वो सीजनल भी है तो लॉन्च कर सकते। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को नॉर्मली सर्टिफिकेशन चाहिए होती है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर उसका कोई भी एक चंक, एक पार्ट टूट जाए, तो पूरी मशीन, पूरी डिवाइस बेकार हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपने अवॉइड करनी है। अगर आप इन आइटम्स के अंदर जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हैंडल करने का प्रॉब्लम आएगा। और उसके बाद ग्रोसरी आइटम्स आप सिर्फ उस वक़्त सेल कर सकते हैं, अगर आप उसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं और आप उस प्रोडक्ट को ईज़िली सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद बात करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट पे काम करना है जो प्रोडक्शन टाइम 15 दिन से ऊपर ना हो। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो आपका सप्लायर उस प्रोडक्ट को 15 दिन के अंदर रेडी करके आपके लिए शिप कर दे। अगर 15 दिन से प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा है, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, डेढ़ महीना, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं होगी क्योंकि उसका प्रोडक्शन टाइम बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे एट लीस्ट 2 सेलर्स इन द टॉप 5 शुड बी नॉन अमेज़न। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा ये फुलफिलमेंट, यहाँ पे आपको अमेज़न नज़र आया है, ये देखिए अमेज़न नज़र आ रहा है। ये टॉप 2 टू 3 स्लॉट्स के अंदर अमेज़न के अलावा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोग ऐसे हों, 2 सेलर्स ऐसे हों जहाँ पे अमेज़न सेल कर रहा हो, इससे ज़्यादा ना हो, जो हमारे लिए इस क्राइटेरिया को देख के हमारे इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो ये हमारे लिए ये वाला पोर्शन जो है वो सूटेबल है। सिर्फ यहाँ एक अमेज़न का सेलर बैठा है, तो हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि अ सिंगल ब्रांड मस्ट नॉट बी एट मोर देन 3 प्लेसेस। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसको बोलते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। जैसे अगर ये ब्रांड आपको यहाँ पे वन्स नज़र आ रहा है, तो ये ब्रांड नीचे कहीं पे रिपीट ना हो रहा हो। अगर वो रिपीट होता है और वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट होता है टॉप 10 के अंदर, तो वो एक ब्रांड पूरी मार्केट को डोमिनेट करके बैठा है। मार्केट डोमिनेशन से मुराद सिर्फ उसी को सेल्स आ रही हैं, तो आपको सेल्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। चलिए मैं आपको किसी एक डोमिनेशन को जैसे ये देखिए पेट लवर। अगर इस तरीके से एक लिस्ट आपको पेट लवर की नज़र आए
उसके साथ दूसरी भी पेट लवर की नज़र आ जाए, उसके साथ तीसरी भी पेट लवर की नज़र आ जाए, या टॉप 10 स्लॉट्स के अंदर या टॉप 5 स्लॉट्स के अंदर आपको एक के बाद एक पेट लवर नज़र आना शुरू हो जाए, तो मतलब कोई ब्रांड की लिस्टिंग रिपीट हो रही है। अगर ब्रांड रिपीट हो रहा है आपके लिए, तो वो भी आपके लिए एक नेगेटिव साइन होगा। और ये आज का क्राइटेरिया था। ये सारा क्राइटेरिया आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक की फाइल में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो के अंदर मैं इन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा।